हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक कुमार एसआरएस और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। जिन्होंने ये नहीं लेक्चर लिया है तो पहले वो लेक्चर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने बेसिकली टाइप स्टडी कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया था? लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरी पढ़ ली थी डिटेल में। ठीक है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह, एक्टिविटी वगैरह सब देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है वो पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये 3 टाइप की होती है मेनली। ठीक है, इसमें पहला टाइप आता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा टाइप आता है आपका फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और तीसरा टाइप आता है फोटो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीन्स होता है टूटना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स होता है एक सब्सटेंस जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटता है। ठीक है, उस टूटने के लिए कोई हीट की प्रेजेंस में टूटता है, कोई लाइट की प्रेजेंस में टूटता है, कोई सनलाइट की प्रेजेंस में टूटता है। बेसिकली उसको एनर्जी दी जाती है, कुछ एक्सटर्नल सोर्स दिया जाता है, उससे वो ब्रेक होता है। कुछ कुछ रिएक्शंस नॉर्मल हम लोग हीटिंग करते हैं तब ब्रेक हो जाती है, कुछ रिएक्शन सनलाइट जब पड़ती है तब ब्रेक होता है, तब नया प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो इसी कैटेगरी में जैसे जो हीट की प्रेजेंस में टूटती है उन्हें हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, जो सनलाइट की प्रेजेंस में टूटती है उन्हें हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूटती है उन्हें हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। यही आज हम तीनों रिएक्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन नाम से ही पता चला। थर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। थर्मल मतलब क्या होता है? हीट। सीधे से बता रहे हैं। ठीक है, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझो, when a decomposition reaction is carried out by heating it is called thermal decomposition। मतलब समझे हो? मतलब ये कह रहा है कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हीटिंग की वजह से होती है, जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल लिया था कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन इट्स अगर और स्पेसिफिक कर दें तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। क्यों? हम इसको हीट करते हैं जब कैल्शियम कार्बोनेट को, बोले तो लाइम स्टोन को, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बनाता है, क्विक लाइम बनाता है, CO2 बनाता है। इसके बारे में, इस रिएक्शन के बारे में तुमने बहुत सारी बातें की थी लास्ट लेक्चर में, लेकिन अब ये बात और एक और स्पेसिफिक एग्जांपल अगर आ गया थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल लिखो तो ये उसका भी एग्जांपल है, क्योंकि इसको हम लोग जब हीट करते हैं लाइम स्टोन को या कैल्शियम कार्बोनेट को तब ये ब्रेक होता है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। बात समझ रहे हो ना? इसमें कोई झेलने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा है। ठीक है, और वही ये क्विक लाइम वही आपका चूना, इसको हम लोग यूज करते हैं किसमें? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। तो ये भी आपका आ जाता है क्वेश्चन कि सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में किसका यूज होता है? तो किसका यूज होता है? क्विक लाइम का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि क्विक लाइम इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, वाइट वॉशिंग में भी तो यूज होता है, पुताई में यूज होता है, सीमेंट में यूज होता है। सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मात्रा में आपका क्विक लाइम का यूज होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये तो पहला एग्जांपल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। ये दूसरा एग्जांपल, थर्मल डिकम्पोजिशन बोल रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। बात समझना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, तो जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, जब भी किसी में क्रिस्टल का बात करेगा तो उस क्रिस्टल में वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी है, कोई फॉर कॉपर सल्फेट डॉट कुछ H2O लिखा है। ठीक है, देखा नहीं बहुत से फार्मूले में डॉट H2O लिखा होता है, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, X मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एग्जैक्टली यही होता है कि ये जो डॉट H2O लिखा होता है, इन वाटर को कहते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे FeSO4 लिखा है .7H2O,
तो इसका मतलब क्या है, इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हैं। एक FeSO4 के मॉलिक्यूल में 7 वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हैं। तो ये बोलेंगे, इसको 7 मॉलिक्यूल को बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो यही है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। जब भी क्रिस्टल्स का बात आएगा समझ लो उसमें वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप है, किसी के भी क्रिस्टल्स होंगे। लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, इट गिव्स स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है, तो देखो बात समझो, हमारे पास जो जो हमारा फेरस सल्फेट होता है उसके जो कलर्स होते हैं, ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, बात समझना, ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। अब क्रिस्टल मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप है, फिर हम लोग उसको हीट करते हैं। हीट करता है तो नॉर्मली ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, तो हमारा अनहाइड्रस फेरस सल्फेट बोलते हैं। अनहाइड्रस मतलब इससे वाटर निकाल दिया गया हो, इसको अगर हम बोल दें तो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। बात समझे? पक्का। ये कलरलेस होता है, जबकि फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का होता है वो क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप होता है। बात समझने हैं? जबकि फेरस सल्फेट जो रियल वाला होता है वो कलरलेस होता है। नॉर्मल हीट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है आराम से, जो भी 7 मॉलिक्यूल थे 7 के 7 निकल गए। अगर हम इसी फेरस सल्फेट क्रिस्टल को और स्ट्रांगली हीट करें, मतलब और ज्यादा हीट करें, फर्दर हीट कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ये ये तो क्रिस्टल्स है, ये जो अनहाइड्रस फेरस सल्फेट होता है ये फर्दर हीट करने पे चेंज हो जाता है किसमें? Fe2O3। इसको बोलते हैं हम लोग फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है ब्राउन कलर। कैसा होता है? ब्राउन कलर का। तो अगर हम एक रिएक्शन बोले कि FeSO4 को हम लोग अगर स्ट्रांगली हीट करें, ठीक है, तो वो ब्राउन कलर Fe2O3 में फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है, साथ में आपका SO2 गैस निकलता है और SO3 गैस निकलता है। ये किसका एग्जाम्पल है? थर्मल डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन में एक और पार्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये क्या पढ़ रहा है हम लोग इस समय? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, बहुत एग्जाम्पल है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल तो देखने हैं और देख लो। देखो ये क्या होता है, एक होता है पोटेशियम क्लोरेट 2, इसका फॉर्मूला होता है KClO3। क्या नाम है इसका? पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, जब हम लोग इसको हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का ये भी एग्जांपल हो गया। ठीक है, MnO2 की प्रेजेंस में, मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये डिकम्पोज होता है किसमें? KCl में प्लस O2 गैस में। ठीक है, ये सॉलिड है। जब इसको हम लोग जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज होता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। जेल तो नहीं रहे हो? आराम से समझो, बहुत सही है। ठीक है, हम फर्दर एक्स्ट्रा एग्जांपल बता रहे कि ऐसा नहीं कि यही 2-3 एग्जांपल है। और देखो ऐसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4। ठीक है, इसको जब हम लोग हीट करते हैं, अगर इसको हीट करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को, तो हमें मिलेगा पोटेशियम मैग्नेट। इसका फार्मूला क्या होता है? K2MnO4 और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 और O2। अगेन
इतना ये सब याद नहीं करना है आपको, ठीक है, बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, हाँ ये याद करने वाला चीज़ है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो होता है कैसा, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। अरे ऊपर वाला रिएक्शन बैलेंस नहीं किए हैं, 2KCl ये हो जाएगा। देखो रिएक्शन हमेशा बैलेंस लिखी होनी चाहिए, अगर हम नहीं भी लिख रहे हैं तो आपको बैलेंस करनी है, ठीक है ना। अब देखो पोटेशियम परमैंगनेट आपका कैसा है, पर्पल कलर का है। अब इसका नाम है क्या, पोटेशियम मैग्नेट। इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं लिखा है, इसका स्पेलिंग गलत है, साथ स्पेलिंग का इशू है भाई मेरे साथ, ठीक है। तो हम तो सही करके फिर से लिखते हैं। इसका स्पेलिंग है एम मैंगनेट, MNGA, ठीक है, MNGANAT, पोटेशियम मैंगनेट। इसका नाम होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब इसमें आपको क्या होता है, मैग्नीज, ठीक है, MANGANESE, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या याद रखना, ये आपका ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये भी हायर क्लासेस में आप सब डिटेल में पढ़ोगे कैसी रिएक्शंस हैं, क्यों हो रही हैं। हम बेसिकली आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये कहाँ तक पहुँच सकती हैं चीज़ें। अब देखो यहाँ पे आपको क्या याद करना है, आपको ये याद रखना है कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है वो आपका ब्लैक कलर का होता है, KMnO4 आपका, पोटेशियम परमैंगनेट आपका पर्पल कलर का होता है। जब पोटेशियम परमैंगनेट को आप हीट करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। ये भी सॉलिड है आपका और ये भी आपका सॉलिड है, और जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये भी आपका सॉलिड है और ये आपका गैस है। समझ में आ रहा कि नहीं, पक्का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप चलो एक और ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब अगेन कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, जैसे फेरस सल्फेट है ऐसे ही कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं CuSO4, इसको लिखते हैं .5H2। तो इसका कलर होता है आपका ब्लू। कैसा कलर होता है, ब्लू कलर के। तो ये कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल्स हैं ये कैसे होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। अगेन इसको जब हम हीट करते हैं, ये देखो ये दो स्टेप में, अब हाइड्रस है, हाइड्रस कॉपर सल्फेट है या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है, ये ब्लू कलर के हैं, इसको हमने हीट किया, ठीक है। इसको अगर हम नॉर्मल हीटिंग करेंगे, लेट सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो ये ये क्या है, पाँच वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, 5, ठीक है। इसको हमने हीट किया तो ये टूटता है कॉपर SO4.H2O। बेसिकली क्या दिखा रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल बचा है अभी भी जब 100 डिग्री सेल्सियस की हीटिंग करते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम लोग फर्दर हीटिंग करते हैं, और ज़्यादा हीट कर दिया, ठीक है, अप्रॉक्स इससे ज़्यादा, मान लो इसका टेम्परेचर होता है 230 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 230 टू 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जितना, और जो बचा हुआ एक वाटर मॉलिक्यूल है वो भी निकल जाता है, उसका ना फिर क्या हो गया, CuSO4। अब देखो ये जो हमारा कॉपर सल्फेट है, ये आपका हाइड्रस है, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का कलर ब्लू होता है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का कलर ग्रीन होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो एनहाइड्रस बनाते हैं, और जो कॉपर सल्फेट का एनहाइड्रस होता है ये होता है किस कलर का, वाइट कलर का। कैसा होता है, वाइट कलर का। ये कैसा है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट है वो कैसा है, हाइड्रस कॉपर सल्फेट, या बोले तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, ये आपका प्योर कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट,
एक मिनट, ठीक है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो ये हो गया आपका एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। कौन? ये हो गया आपका हाइड्रस कॉपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। ठीक, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आपके ब्लू कलर के होते हैं। तो इस तरह इनको हम लोग डिकम्पोज करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को, अब इसमें एक और चीज़ है, ध्यान से समझना, हम पूरी चीज़ें बता दे रहे हैं, परेशान ना होना। अब ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आया, ये वाला, ठीक है, ये मतलब CuSO4 जो आपका आया है, अगर हम लोग इसको फर्दर हीट करें, ठीक है, अगर फर्दर हीट करते हैं, अब ये डेल्टा का मतलब होता है पता क्या, कि हीट कर रहे हैं, ठीक है। किसी ने हमसे पूछा भी था कि डेल्टा का मतलब क्या सर है। ये डेल्टा साइन होता है, बेसिकली दिखाता है हीटिंग के सिंबल को, ठीक है। ऐसे सिंबल्स बहुत सारे होते हैं, बताते चलेंगे, ठीक, परेशान मत हो, ठीक है। तो फर्दर अगर कॉपर सल्फेट जो आपका एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाइट कलर का कॉपर सल्फेट है, उसको फर्दर हीट करते हैं तो हमारा बनता है CuO, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसके साथ में हमारी SO2 गैस भी निकलती है और SO3 गैस भी निकलती है और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। देखो, ये सारी जो चीज़ें हम बता रहे हैं, ये बेसिकली आपके कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हम बता रहे हैं, नहीं आपके स्कूल एग्जाम के लिए जो हम लोग जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये सब, ठीक है, वही काफ़ी है, मोर देन सफिशियंट है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये सारे आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। हम नहीं चाहते कि आपको खाली बुकिश नॉलेज मिल जाए, NCERT में जो लिखा है वही मिल जाए। हाँ, एग्जाम आपका NCERT के बेसिस पे ही आता है, लेकिन उसको फील करने के लिए आपको केमिस्ट्री फील करवा रहे हैं यहाँ पे, हम आपको NCERT नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, कॉपर सल्फेट को हम लोग फर्दर हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। समझ में आया कि नहीं। अगेन, रिएक्शन बिना बैलेंस किए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आपका कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, CaSO4 लिखो, ठीक है। इसको जब बैलेंस करोगे ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है, ये भी आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 2, ठीक है, बैलेंस है, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। इसका नाम है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो हमने लगता काफ़ी बात कर ली। थर्मल डिकम्पोजिशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक पार्ट है। जब हम कोई भी रिएक्शन डिकम्पोज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या हीट की वजह से जब इसको, या हीट के माध्यम से हम लोग डिकम्पोज करते हैं या डिकम्पोज होती है, उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहता है, ठीक है ना। बेसिकली आपको क्या याद रखना है, आपको एक तो ये वाली रिएक्शन याद करना इम्पॉर्टेंट है और ये वाली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट वाली भी थोड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस 3 इम्पॉर्टेंट है, बाकी आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनके कलर ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ में कि किसका क्या कलर है, कैसे कलर चेंज हो रहा है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारी आगे रिएक्शन आ रही है वो हमारी आ रही है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। देखो, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब समझो। फोटो, ठीक है, फोटो मतलब फोटो, जो पिक्चर लेते हो है ना, वो फोटो का नाम फोटो क्यों पड़ा, क्योंकि फोटोन यही आया है, फोटो आया है, कहाँ से आया, फोटोन से आया है। फोटोन कहाँ आया, देखो, इफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो बहुत सारी सन रेज एक साथ पड़ती हैं तो उनको हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट भी तो एक तरह की एनर्जी है जिसको हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं, अभी आगे आप लोग और पढ़ोगे, इज यूज टू कैरी आउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन।
इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि अगर सनलाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट की एनर्जी की वजह से कोई रिएक्शन डिकम्पोज हो रही है तो उसको हम लोग जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नई बात समझे, बात देखो समझो, कुछ नहीं है, सनलाइट की प्रेजेंस में कोई चीज़ डिकम्पोज हो रही है, टूट रही है, तो उसको हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये आपका सेकेंड टाइप है। इफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट, देखो इसका फोटो क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जो एनर्जी सनलाइट की एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स होती है। फोटॉन्स क्या होते हैं, आपके सन रेज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको मिला के जो बंडल्स होता है एनर्जी का, उसको हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? और आगे बस इतना समझो, बाकी और डिटेल में बाद में बात होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका। एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड, ध्यान रखना कलर, जब भी कलर आए तो कलर ध्यान रखना। सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का फॉर्मूला Br माइनस, सिल्वर का फॉर्मूला Ag+, मतलब कैटायन। ठीक है, फॉर्मूला तो Ag होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया आपका AgBr, तो इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, पेल येलो। पेल येलो मतलब लाइट येलो टाइप का। ठीक है, अब इसको जब सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड तुम लेके आओ मार्केट से और उसको खिड़की पे रख दो जहाँ पे सनलाइट गिर रही हो, तो वो डिकम्पोज हो जाएगी, उसमें से एक गैस निकलेगी जिसको हम लोग ब्रोमीन गैस बोलेंगे। और हमारा वो जो सबस्ट्रेट, हमें कैसे पता है ब्रोमीन गैस दिखेगी तो है नहीं, तो हमारा जो AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, उसका कलर चेंज हो जाएगा और सिल्वर का कलर कैसा होता है, ग्रे, ग्रेइश होने लगेगा, मतलब वो डिकम्पोज हो रहा है, उसमें से ब्रोमीन गैस निकल रही है। तो सिल्वर ब्रोमाइड, ऐसे ही आप सिल्वर क्लोराइड के साथ कर सकते हैं, AgCl, सिल्वर, इसका कलर वाइट होता है, इंपॉर्टेंट है, सिल्वर क्लोराइड का कलर याद रखिएगा। ठीक है, इसका कलर आपका वाइट कलर का होता है, जब इसको रखोगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो क्या करोगे, उसका कलर अगेन फिर चेंज होगा, वाइट से वो ग्रेइश होने लगेगा, और वो ग्रे कलर किसका है, सिल्वर का है, क्लोरीन गैस उससे निकल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही हाइड्रोजन परऑक्साइड आपका है H2O2, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो अगेन ये ऑक्सीजन H2O और O2 में डिकम्पोज होगा। ठीक है, ये रिएक्शन आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन तीनों में जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट तो सारा ही है। ठीक है, आपके NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी भी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये एक्टिविटी क्या बोल रही है कि देखो, हमने एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लिया, थोड़ी देर बाद देखा तो क्या हुआ, तो देखा कि उसका कलर जो वाइट कलर था वो ग्रे कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, यही आपकी एक्टिविटी है। चाइना डिश मतलब वो चाइना डिश, इसको बोलते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं होते हैं, शायद उन्हीं को बोलते हैं। थोड़ी देर पहले लाओगे आप चाइना डिश नहीं, मतलब सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का लाओगे, जब उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो देखोगे थोड़ी देर बाद उसका कलर चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो ये कौन सी एनर्जी मिल रही है, इसको सनलाइट की एनर्जी मिल रही है, उसकी वजह से ये डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, समझ गए, कुछ झेले तो नहीं। ठीक है, और भी होते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के। ठीक है, तो आप इतने ध्यान रखो, ये आपके लिए मेन है, बाकी इसमें कोई टेंशन नहीं, इतना कोई खास चीज नहीं है। ठीक है ना, तो आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। बात अब तो समझ गए होंगे, अब तो काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मीन्स होता है if the electric current is used to carry out decomposition reaction, मतलब कोई भी डिकम्पोजिशन करने के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का सहारा लेते हैं या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई चीज़ डिकम्पोज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सबसे बड़ा एग्जांपल, जो सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने इसमें निकाला है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि वाटर को जब हम, वाटर आपका
जानते हैं वाटर H2O से मिलकर बना होता है, लेकिन भाई पानी को भी तो हम तोड़ सकते हैं वापस H2O में। तो जब पानी को हम लोग ब्रेक करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट H2 और O2 में, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लेते हैं। ठीक है, ये पूरा एक सेटअप होता है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक वाटर का, वो एक जिस ऑपरेटस में होता है, जिस सेटअप में होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। देखो, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस मतलब हुआ ब्रेक। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं या जब कोई चीज ब्रेक होती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। क्यों? जब भी कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूटती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब जब वाटर आपका इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में H2O2 में टूटता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बात समझ गए? और ये जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में। अभी हम बताएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक किसे कहते हैं। ठीक है, बाकी ये सब आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझते चलो, झेलना कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके भी और एग्जाम्पल होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, बता ही देते हैं एक आधे। जैसे आपका अगर NaCl है, सोडियम क्लोराइड, वही नमक। ठीक है, इसको हम वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में बोले तो एक्वस NaCl, अगर सीधे बोल दें हम एक्वस NaCl को जब हम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। क्या पास कराते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक्वस NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, H2 गैस और क्लोरीन गैस। बात समझो, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करवाओ। 2 NaCl, 2 H2O, 2 NaH, ठीक है, Cl2। देखो, ये NaCl सॉलिड वाटर की प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब अगर हम इसको बोलेंगे पूरा तो एक्वस NaCl। कैसा NaCl? एक्वस NaCl। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्वस NaCl का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वस होता है सॉरी, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट है ये कि एक्वस NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और क्लोरीन गैस निकलती है। ये बहुत पता है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। जब हमें सीधे NaOH हमारा खूब इंडस्ट्री मतलब बहुत बल्क अमाउंट में बनाते हैं, इंडस्ट्रीज में बनता है, इसी से ही बनता है। ठीक है, अभी देखो एक ही कंपाउंड है, सेम प्रोसेस करा रहे हैं, तो एक्वस NaCl ले रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है? NaOH आ रहा है, H2 और Cl2, ये सब बाई प्रोडक्ट है। देखो, बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट का मतलब भी तुम्हें थोड़ा समझा देते हैं ताकि आइडिया लगे। देखो, बाई प्रोडक्ट मतलब होता है जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसके साथ में जो चीज़ें बनती हैं उनको हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। जैसे गन्ना है, हम सीधे बताते हैं, अभी गर्मी आ रही, गन्ने का जूस पियोगे तो गन्ने का जूस निकलता है, गन्ने के जूस के साथ साथ और क्या चीज़ निकलती है? जो उसका कचड़ा होता है, वो भी तो आपका, वो हुआ आपका बाई प्रोडक्ट। बात समझे? गेहूँ जैसे जो लोग गाँव से बिलोंग करते होंगे या समझते होंगे कि गेहूँ का जब कटाई होता है, गेहूँ निकलता है तो गेहूँ के साथ निकलता है भूसा। भूसा इज बाई प्रोडक्ट, गेहूँ इज योर मेन प्रोडक्ट। तो ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है ये आपके क्या है? ये आपके बाई प्रोडक्ट हैं। क्या है ये? बाई प्रोडक्ट। दिख रहा है ना? अरे यार ज़्यादा ही कुछ हो गया। ठीक है, ये सारे आपके बाई प्रोडक्ट हैं। क्लियर? कहाँ गया?
H2 एंड Cl2। ठीक है, मेन प्रोडक्ट क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो सेम चीज एक और चेंज हो जाती है इसमें। अगर हम यही मोल्टेन NaCl लें, बहुत सही। अगर हम लोग ये मोल्टेन क्या होता है सर जी, चलो बताते हैं, परेशान मत हो, ठीक है, सब समझ में आएगा। अगर हम लोग NaCl, ठीक है, कैसा ले? मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl ले, ठीक है। सर ये मोल्टेन मतलब क्या होता है? देखो मोल्टेन मतलब ये होता है कि NaCl प्योर है लेकिन लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। नमक आपका जो NaCl है, ठीक है, वो आपका सोडियम क्लोराइड है, वो प्योर है, बट मोल्टेन मतलब लिक्विड स्टेट में है। बात समझे? जैसे शुगर है, शुगर को आप लिक्विड स्टेट में रखो बट प्योर हो, वाटर का प्रेजेंस ना हो उसमें, समझ में आया? इसी को बोलते हैं मोल्टेन NaCl। ध्यान रखना ये मोल्ट। अब देखो जब प्योर NaCl या मोल्टेन NaCl ले लेते हैं और उसकी जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ठीक है, उसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बदल जाता है। तब प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा? सोडियम, सिर्फ सोडियम बनता है, ठीक है, सोडियम मेटल बनता है और साथ में क्लोरीन गैस निकलती है। समझ में आया कि नहीं? तो देखो रिएक्शन बैलेंस कर लो, NaCl NaCl2, यहाँ पे NaCl है तो 2, ठीक है। तो देखो ये आपका सोडियम मेटल बना, दिख नहीं रहा है, और क्लोरीन गैस। तो हम यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं कि एक्वस NaCl का अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड मेन प्रोडक्ट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस भी साथ में बनेगी। अगर प्योर NaCl, मोल्टेन NaCl की अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो या इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो हमारे पास सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। देखो लेक्चर बहुत लेंदी जा रहा है, हमें पता है, ये 5वां लेक्चर है, अभी टाइप्स आपके कंप्लीट नहीं हो पाए, लेकिन भरोसा रखो, ठीक है। अगर ये सब नहीं कराएंगे तो आपको समझ में तो आ जाएगा, आप रट लोगे, लेकिन माहौल नहीं बनेगा। केमिस्ट्री सीखने आए हो ना, कि माहौल बनाने आए कि हाँ ठीक है आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। एग्ज़ाम का टेंशन मत लो, आखिरी 2 दिन में जो आखिरी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम से लास्ट मंथ में जो पढ़ा देंगे उसी से ही एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं, मतलब चिंता ही मत करो, ठीक है। हाँ अगर डॉक्टर इंजीनियर का कुछ फर्दर प्लान है तो उसके लिए पूरा अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती कैसे है, ठीक है। पानी का हम लोग कैसे टूटता है, पानी कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में जो ऑपरेटर्स होता है, सेटअप होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का, वो किस तरह काम करता है, बात समझो, ठीक है। हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। क्या होता है, हम लोग सबसे पहले क्या लें, एक मग लें। कैसा मग लें? प्लास्टिक का मग लें, ठीक है। तो वही लिखा, टेक ए प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स। अब उस मग में 2 होल्स ड्रिल करें, ठीक है, इट बेस, ठीक है, एंड फिट रबर स्टॉपर, और उसमें रबर के स्टॉपर लगा दे, मतलब समझ गए, इतना कि स्टॉपर लगा दे ताकि उसमें लीकेज ना हो, ठीक है। इन दीज होल्स इंसर्ट ए कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कार्बन इलेक्ट्रोड्स मतलब जिनको हम लोग, देखो इलेक्ट्रोड आपके 2 टाइप के होते हैं, कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रोड इसलिए रहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और सस्ता होता है। जैसे आपका अगर पेंसिल का नीडल है, कार्बन का इलेक्ट्रोड, वो भी एक कार्बन के इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन रबर स्टॉपर में हमने उसेड़ दिया। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स, अब जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं इनके, अब ये देखो ये आपके ये आपके इलेक्ट्रोड्स, ये जो अंदर ये लाइन नीडल्स टाइप की दिख रही है, यही आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। अगेन लिखा है कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी। अब इनको हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा दिया है। नाउ फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज। अब इसमें हमने क्या किया, पानी भर दिया और इलेक्ट्रोड आपका इतना भर दिया कि वो डूब जाए, ठीक है, इस तरह से। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इनटू द वाटर। अब इसमें हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ठीक है।
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, थोड़ा जो वाटर की कंडक्टिविटी है वो बढ़ा देता है, ठीक है ना, ताकि अच्छे से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अच्छे से हो। अब देखो, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब ली, फिल विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। आपने 2 क्या ली, टेस्ट ट्यूब ली, इस तरह से इनको पानी से भरा और ये कार्बन का जो इलेक्ट्रोड्स हैं दोनों, उन पे हमने उनको इन्वर्ट करके ऐसे डुबो दिया और रख दिया चुपचाप, ठीक है। स्विच ऑन द करंट, बिजली पास कराई, एंड लीव द ऑपरेटर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए हमने पूरा उस प्रोसेस को छोड़ दिया और बैटरी ऑन कर दी, इलेक्ट्रिक करंट पास कराई। अब थोड़ी देर बाद अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ इलेक्ट्रोड, तो हम लोग देखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोड पे, यहाँ पे भी बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बबल्स बन रहा है, मतलब कोई गैसेस निकल रही हैं, गैस फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे जो गैस निकल रही, यहाँ पे जो गैस निकल रही है वो सेम अमाउंट नहीं है, उसका अमाउंट चेंज है, ठीक है। एक पे ज़्यादा है, एक पे कम है, ठीक है। पक्का समझ रहे हो ना, झेल तो नहीं रहे हो। तो अब देखो, इस पे जो एक में ज़्यादा एक में कम, अभी ज़्यादा कम क्यों है अभी हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यही पूरा उसका सेटअप है। क्या सेटअप बोल रहा है, वही हमने मग लिया, ठीक है, उसमें प्लास्टिक मग ये लिया है, ठीक है। अब ये जो गैसेस के बबल बन रहे हैं, तो एक में देखो इसमें लिखा है हाइड्रोजन गैस निकल रही है, एक में ऑक्सीजन गैस निकल रही है। देखो ये कार्बन का जो इलेक्ट्रोड होता है वो ग्रेफाइट का होता है बेसिकली, जिसका पेंसिल होता है, ग्रेफाइट रॉड लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हमने पानी भरा है प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाल दी, ये हमारे रबर स्टॉपर हो गए, ठीक है। एक हमारा एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, तो एक हमारा कैथोड की तरह वर्क करता है, एक हमारा एनोड की तरह वर्क कर रहा है। अब हम बात समझते हैं हुआ क्या है। एज सोन इन द फिगर, H2 गैस लिबरेट्स एट कैथोड एंड O2 गैस लिबरेट्स एज एनोड। अब देखो ये क्या बता रहे हैं, जो H2 गैस है वो हमारी कहाँ है, कैथोड पे है, ठीक है। और जो O2 गैस है वो हमारी कहाँ पे है, एनोड पे है। बात समझे कि नहीं, एनोड पे हमारी O2 गैस जाती है, कैथोड पे हमारी H2 गैस जाती है। अब दोनों का अमाउंट क्यों सेम नहीं है, कि तुम्हें हम लोगों को ये सब पता है कि दोनों का जो रेशियो होता है 2:1 होता है। क्यों, देखो H2O है ना, रिएक्शन देखे थे, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो हमें क्या मिलता है, H2 और ऑक्सीजन, यही ना मिलता है। अब बैलेंस कराओ दोनों को तो हमारा क्या बनता था, 2H2O 2H2 और O2 गैस। देख लो, बात समझो। तो वॉल्यूम रेशियो क्या बता रहा है, ये लोग वॉल्यूम रेशियो क्या कह रहे हैं, 2:1। देखो 2 मॉलिक्यूल वाटर के हैं तो 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। तो बबल्स किसके ज़्यादा बनेंगे, हाइड्रोजन के बबल्स हमेशा डबल होंगे, किसके से, ऑक्सीजन के। बबल से मतलब अमाउंट, जो रेशियो होगा, जो बाई वॉल्यूम रेशियो होगा, तो वॉल्यूम ऑक्सीजन का आधा होगा किसके, वॉल्यूम हाइड्रोजन से। तो वही बात कर रहा है ये कि एज शोन इन द फिगर, H2 गैस लिबरेटेड एट कैथोड एट O2 गैस लिबरेटेड एट एनोड इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेशियो बात कर रहा है। दिस इज द रीजन, एक मिनट, हाँ, दिस इज द रीजन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स वाज नॉट सेम। तो ये है इसका रीजन की सेम क्यों नहीं है, और ये इसका रीजन है कि देखो आप जब देखते हो तो जब ऑक्सीजन जितना बनता है उसके जस्ट डबल अमाउंट में हाइड्रोजन बनता है हमारा प्रोडक्ट में, समझ में आ रहा। एनोड पे आप, ये आपका एनोड पे बनता है, ये आपका कैथोड पे बनता है। कैथोड हमेशा आपका राइट हैंड साइड होता है, एनोड हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है। कैथोड पे हमेशा आपका रिडक्शन होता है, अरे सर ये क्या है, बात करेंगे अभी आगे इसी चैप्टर में। एनोड पे हमेशा आपका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। टर्म सुने रहो, अभी जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा हम डिटेल में बात करेंगे। आई थिंक आज आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, तीनों टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया,
ठीक है। तो आप चुपचाप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत आ रही है समझने में, कोई समस्या है हमारे समझाने में, तेज है धीमे है कैसा भी है, तो आप प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी पढ़ते रहें, ठीक है। आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। अभी देखो काफ़ी चीज़ें बाकी, हम ये नहीं कह रहे हैं, अभी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाकी है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाकी है, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ाएंगे, और ज़्यादा सिलेबस ही नहीं है, हमें सिलेबस ख़त्म नहीं करना, हमें समझाना है, ठीक है ना, पक्का। चलो आराम से पढ़ते रहिए और घर पे रहिए। थैंक यू क्लास।